हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्शन 4 ऑफ द कॉर्पोरेट लॉ यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 4 क्या कहता है, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी। हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 3 करा था। आज मैं आपको सेक्शन 4 डिटेल में समझाने वाला हूँ। मेमोरेंडम ऑफ अ एसोसिएशन जो है सेक्शन 4 के अंदर दिया गया है, क्या है इसमें सारी कंडीशंस, क्या क्या होना चाहिए, क्या कंपनी के लिए कितना ज़रूरी है, ये सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे दोस्तों। किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आप वहाँ से नोट्स ले सकते हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट दोस्तों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। होता क्या है, ये डेफिनेशन दी गई है एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 के अंदर कि मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर आप कहीं पे मेमोरेंडम वर्ड अकेला पढ़ते हो तो उसका मतलब ही क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any company's law or of this act। यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हम ओरिजिनली कह सकते हैं हमने बनाया है, मतलब ओरिजिनली होता है फ्रेम्ड, और ऑल्टर्ड जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं टाइम टू टाइम इन द परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस लॉ। मतलब किसी भी केस में आप कह लीजिए, चाहे वो कंपनीज एक्ट 2013 है या कंपनीज एक्ट 1956 होता था, उसके रिगार्डिंग वो कह रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे बनाना, जिसे ऑल्टर करना, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप कह सकते हो इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज लॉ। ठीक है, इट इज़ अ बेस डॉक्यूमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ये इंपॉर्टेंट बेस डॉक्यूमेंट है। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक और डॉक्यूमेंट है जिसे हम सेक्शन 5 में पढ़ेंगे। कंपनी को रन करने के लिए, कंपनी को शुरू करने के लिए, कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए काम आता है। सेक्शन 4 में इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स कही गई हैं, वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 आपके पास आता है ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहला क्या ऑब्जेक्ट होता है इसे प्रिपेयर करने का। इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड। ये सबसे पहले ये बताएगा कि क्यों कंपनी बन रही है। Therefore, identify the possible scope of the operation beyond which it action cannot go। उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी बन रही है और उस कंपनी में हम कहाँ तक एक्शंस ले सकते हैं। अगर हम एक्शन से ज़्यादा आगे जाते हैं तो हमें पहले ही पता लग जाएगा। यानी अगर कोई कंपनी मेमोरेंडम बना रही है तो उसमें यही डिफाइन होता है मेमोरेंडम बनाने के पीछे कि क्या रीज़न है कंपनी को शुरू करने का और कंपनी कौन कौन से एक्शंस उसमें ले सकती है। It enables shareholder, creditors and all those who deal with the company to know what its power are and what activities it can engage in। इससे हमें यह भी पता चलता है, यानी शेयर होल्डर्स जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको ये पता चल जाता है कि कंपनी में कौन सी पावर्स हैं उनके पास, या फिर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में कंपनी एंगेज कर सकती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कंपनी कर सकती है। द मेमोरेंडम शेल स्टेट, मेमोरेंडम में क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए, जैसे कि अगर हम बात करें नेम क्लोज के रिगार्डिंग, तो द नेम ऑफ द कंपनी विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यानी उन्होंने, हमने पहले नेम, पीछे भी फॉर्मेशन में भी यही चीज़ पढ़ी थी कि जो प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड है वर्ड, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड में लिमिटेड वर्ड और प्राइवेट लिमिटेड में, मतलब प्राइवेट लिमिटेड जो वर्ड है वो लगाना हमें बहुत ज़रूरी है। और लेकिन जो कंपनीज बनी है सेक्शन 8 के अंदर, हम उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि सेक्शन 8 के अंदर जितनी भी कंपनीज होंगी किसी पर्पस के लिए, वो सारी की सारी कंपनी इस कंडीशन के अंदर फॉलो नहीं करती, उनको ये चीज़ नहीं करनी पड़ती, यानी उनको ये वर्ड्स नहीं लगाने पड़ते। ठीक है, इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड ऑफिस, ये क्या कहता है कि ये हमें ये बताता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एक्चुअली है कहाँ पे। ठीक है, इन रिलेशन टू ऑब्जेक्ट क्लोज, ये वही बात हो गई कि कंपनी किस काम के लिए तैयार हो रही है, किस काम को करने के लिए ये बनी है कंपनी। ठीक है, अब एक मेन चीज़, जो क्लोजेस होते हैं इनके बीच में कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें ले सकते हैं, कर सकते हैं, उसके बारे में है। तो सबसे पहले हमारे पास जो अगला पॉइंट है नेम क्लॉज। कौन कौन से क्लॉजेज है, नंबर 1 आ गया हमारे पास नेम क्लॉज। नेम में क्या होना चाहिए, द नेम स्टेटेड इन द मेमोरेंडम शैल नॉट, क्या नहीं होना चाहिए इसमें, बी आइडेंटिकल विद और रिजेंबल टू नियरली टू द एग्जिस्ट नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी।
जितनी भी पुरानी मतलब एग्जिस्टिंग मतलब जो एग्जिस्ट कर रही हैं पुरानी कंपनीज ऑलरेडी बनी हुई कंपनीज हैं, आपका नाम उस कंपनीज के रिगार्डिंग नहीं बनना चाहिए। मैंने कहा एबीसी कंपनी लिमिटेड, एबीसी कंपनी लिमिटेड, दो दो कंपनी उसी नाम से नहीं हो सकती, ये याद रखना है। कुछ डिफरेंस उसमें होना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो कह रहे हैं आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए नाम, और ना ही बिल्कुल अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ मेल जोल रखता हुआ होना चाहिए वो नाम, ठीक है। चाहे वो कंपनी किसी भी एक्ट के अंदर हो, इस 2013 के या फिर 1956 या कोई भी और अदर आ सकता है, ठीक है। बी सच दैट इट्स यूज बाय अ कंपनी इज अनडिजायरेबल इन ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर अगर वो नाम अच्छा नहीं है, वो नाम सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कुछ गलत दिखा रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे हटाने का भी संदेश दे सकती है। यानी उसका यूज़ हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार ही होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कहेगी कि ये चीज़ सही नहीं है तो हमें वो नाम यूज़ नहीं करना है। यानी इन शॉर्ट आज के वे में जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं 2014 के अंदर, मतलब एक 21 मई को ये जो पावर थी वो आरओसी को दे दी गई है। अब जो भी पावर है, मतलब जो भी काम है ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी वो अब आरओसी करेगी, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। से अनडिज़ायरेबल नेम्स हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि एनी वर्ड और एक्सप्रेशन विच इज़ लाइकली टू गिव इम्प्रेशन that the company is in any way connected with or having the patronage of central government, state government or any local authority constituted by central government, any state government or under any law for time being in force। यानी किसी भी टाइम में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसी चीज़ तैयार की है जिसके साथ हमारा कोई ना कोई लिंक बन रहा है हमारी कंपनी के साथ, यानी इन शॉर्ट हमने वो नाम यूज़ नहीं करना जो किसी ना किसी वे में सेंट्रल गवर्नमेंट हमें रोके वो नाम यूज़ करने से, ठीक है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट के साथ लिंक वर्ड नहीं रखने हमने। यानी जब तक हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई चीज़ नहीं पता तो उसे यूज़ ना किया जाए। कोई भी ऐसा वर्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लिंक कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई चीज़ के साथ लिंक कर रहा है, उसे नहीं लिखना। ऐसे ही सेकंड वर्ड है कि जब सेकंड है सच वर्ड और एक्सप्रेशन में बी प्रिस्क्राइब अनलेस द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर इट्स यूज ऑफ एनी सच वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन। और ना ही कोई ऐसा वर्ड होना चाहिए जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी अप्रूवल नहीं दी उस वर्ड के लिए तो आप उस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो। यानी जिस वर्ड की अप्रूवल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उस तब तक वो चीज़ भी यूज़ नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसा एक्सप्रेशन भी नहीं होना चाहिए, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से लिंक्ड, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल में जो नहीं है उसके अलावा कोई वर्ड, ठीक है। एज पर द रूल 8 ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं ये भी कहा गया है, जैसे कि बोर्ड। बोर्ड एक ऐसा वर्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आ सकता है। कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन आपने पढ़े होंगे, तो उससे रिगार्डिंग भी नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। अथॉरिटी भी नहीं होना चाहिए वर्ड किसी भी कंपनी में। यूनियन हो गया, सेंट्रल हो गया, रिपब्लिक हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ये जितने भी वर्ड्स आपको हायर अथॉरिटी में नज़र आ रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ मेन वर्ड्स हैं जिनको हम अपनी कंपनी में, कंपनी के नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस। हमें कोई और चीज़ चाहिए, ठीक है। अ पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म और मैनर एंड अकेम्ड बाय सच फी। यानी आप कह सकते हो एक पर्सन जिसने एप्लीकेशन दी है वो एक फॉर्म भर के और कुछ फीस को भर के कुछ प्रिस्क्राइब मैनर की तरह रजिस्ट्रार को इस नाम को रिजर्व करने के लिए एक एप्लीकेशन अपनी दे सकता है। और एप्लीकेशन में क्या है, द नेम ऑफ द प्रपोज कंपनी, जो नाम है वो होना चाहिए, या फिर वो नाम होना चाहिए जो आप चाहते हो कंपनी प्रपोज टू चेंज इट्स नेम, यानी द नेम जिसमें कंपनी चाहती है कि ये नाम होना चाहिए। एक रजिस्टर्ड नेम हो गया या फिर जिस नेम के साथ आप लिंक होना चाहते हो, ठीक है। अपॉन द रिसिप्ट, जब आपको एप्लीकेशन की रिसिप्ट सबसेक्शन अंडर सेक्शन सबसेक्शन 4 के अंदर मिल जाएगी, जो रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स को फर्निश यानी अच्छे तरीके से चेक करेगा कि कुछ गलत तो नहीं है, कुछ जो एप्लीकेशन में दी गई इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी सही है या नहीं। और आफ्टर दैट वो क्या करेगा, रिजर्व कर देगा इस नेम को 20 डेज़ के लिए, जब से वो अप्रूवल उन्होंने दी है। यानी 20 डेज़ के लिए वो नाम क्या हो गया आपके अंदर
मतलब बुक्स के अंदर रजिस्टर्ड हो गया, रिजर्व हो गया, रिजर्व हुआ है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है प्रोवाइडेड दैट इन केस एप्लीकेशन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द नेम, या फिर कोई चेंज मतलब रिजर्वेशन या फिर उसे नाम को चेंज करने के द्वारा, मतलब जो एग्जिस्टिंग कंपनी है अगर वो नाम को रिजर्व करना चाहती है या चेंज करना चाहती है तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, उस नाम को भी अप्रूवल दे सकता है, रजिस्टर दे सकता है, लेकिन कितने दिनों के लिए, दैट इज 60 डेज। उसमें था 20, इसमें है 60, क्योंकि वो पुरानी कंपनी है इसीलिए, ठीक है। वेयर द आफ्टर रिजर्वेशन ऑफ द नेम इट इज फाउंड दैट द नेम वॉज अप्लाइड बाय फर्निशिंग रॉन्ग, जब ये पता चल जाए कि रिजर्वेशन के बाद भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो फर्निश की गई थी वो रॉन्ग है, तो उस केस में क्या होगा, जिस पर्सन ने जिस कंपनी में, मतलब इफ़ द कंपनी हैज़ नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड, अभी तक इनकॉर्पोरेटेड नहीं हुई है, द रिजर्व नेम शैल बी कैंसल्ड, तो रिजर्व नेम को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। द पर्सन हु हैज़ मेड एप्लीकेशन शैल बी लाइबल टू द पेनल्टी विच में बी एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़, और जिस पर्सन ने एप्लीकेशन भरी है उसकी जो पेनल्टी है वो लगाई जाएगी उसके ऊपर, और ये पेनल्टी 1 लाख तक हो सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है, ठीक है। इफ़ द कंपनी हैज़ बिन इनकॉर्पोरेटेड, अगर कंपनी हो जाती है, अगर तो नहीं होती तो पेनल्टी लगेगी, अगर हो जाती है तो रजिस्टर में आफ्टर गिविंग द कंपनी एन अपॉर्चुनिटी टू बी हायर्ड, तो कंपनी को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आइदर डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम, या तो आप अपनी कंपनी को तब चला लीजिए जब आप अपने नाम को चेंज कर देंगे विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 मंथ के बाद एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करने के बाद, या फिर टेक अ एक्शन ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज, या फिर एक एक्शन ले लिया जाएगा कि कंपनी के रजिस्टर में से उसका नाम ही हटा दिया जाए। मेक अ पेटिशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, या फिर आप कह सकते हो कि एक पेटिशन तैयार किया जाए। पेटिशन अब क्या होता है, एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम कह सकते हैं कि अपनी बात को रखने के लिए दिया जाता है, एक तरीके से रिड्रेस अ ग्रीवियंस जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि उनके द्वारा बनाया गया एक पेटिशन है, मेक द पेटिशन, मतलब पेटिशन दिया जाता है कि अब ये कंपनी बंद हो जाएगी इस कारण के, मतलब इस ग्रीवियंस के कारण, ठीक है जी। तो ये चीज़ हो गई आपकी नेम क्लॉज के रिगार्डिंग। अब बात आती है छोटे छोटे क्लॉजेज हैं। डोमिसाइल क्लॉज क्या होता है, द नेम ऑफ द फेडरल स्टेट, इसमें मेंशन होता है कि किस स्टेट में असल में रजिस्टर्ड ऑफिस है हमारा कंपनी का, और ये रजिस्टर्ड ऑफिस जो होता है वो परमानेंट एड्रेस या रेजिडेंशियल एड्रेस होता है एक कंपनी का, ठीक है। नेक्स्ट क्लोज होता है ऑब्जेक्ट क्लोज, वो हमें ये कहता है कि कंपनी क्यों बन रही है, क्यों इनकॉर्पोरेटेड हुई है, क्या क्या करना है उसने और क्या चीज़ें उसमें रखी गई हैं, ये भी हो गया। लाइबिलिटी क्लोज क्या होता है, इसमें होता है कि कंपनी की लाइबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। अगर वो लिमिटेड बाय शेयर्स है तो जितने भी मेंबर्स होंगे इज़ लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड, उनकी अमाउंट अनपेड हो, मतलब जो लिमिटेड है, मतलब उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होगी उस अमाउंट तक जितनी उन्होंने अभी तक नहीं पे करी है अपने शेयर्स के ऊपर। और जो लिमिटेड बाय गारंटी होगी उसमें क्या होगा, उनकी अमाउंट तब तक, मतलब द अमाउंट अप टू विच द मेंबर अंडरटेक, तब तक होगी, यानी किस हद तक होगी, टू द एसेट ऑफ द कंपनी, एसेट कंपनी के एसेट के ऊपर, इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप, जब कंपनी ख़त्म होने वाली है और कंपनी की जितनी एसेट्स हैं उनके ऊपर, वाइल ही इज़ अ मेंबर, अगर वो मेंबर है कंपनी का, या फिर वो मेंबर था या होने वाला है या बनने वाला है, मतलब था एक तरीके, मतलब जैसे हम मान लिया जाता है कि ये मेंबर है, अगर ये मान लिया गया कि वो मेंबर है या फिर वो मेंबर ऑलरेडी है, तो उस केस में क्या होगा, उसे उस डेट्स या लाइबिलिटीज़ या एसेट्स के ऊपर जितनी भी अमाउंट बनती है उनको पे करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, जैसे जैसे रूल एंड रेगुलेशंस कहते हैं, या फिर उस हद तक उसको पेमेंट देनी पड़ेगी जितने हद तक कॉस्ट बनती है, चार्जेस बनते हैं या एक्सपेंसेस होंगे एक वाइंड अप कंपनी के। और या फिर आप कह सकते हो फॉर द एडजस्टमेंट्स ऑफ द राइट ऑफ द कंट्रीब्यूटर अमंग देम सेल्फ, या फिर एडजस्टमेंट कर दी जाएगी कि कंट्रीब्यूटर्स के राइट्स के बीच में आपस में मिलाकर उनका कितना पैसा बनता है वो सारा देना पड़ेगा, ठीक है। तो देयर आर द 3 वेज जहाँ पे लिमिटेड बाय गारंटी होती है और आपके मेंबर्स को कितने कितने पैसे देने पड़ते हैं, अप टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है। कैपिटल क्लॉज क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी, इसमें यह होता है कि जो अमाउंट है शेयर कैपिटल की वो लिखी जाती है कितने में रजिस्टर्ड हुई है कंपनी, या फिर कितने में उस कैपिटल को डिवाइड करके शेयर्स में बांटा गया है एट अ फिक्स्ड अमाउंट। और ये भी ध्यान में रखा जाता है कि द नंबर ऑफ शेयर्स विच द सब्सक्राइबर टू द मेंबर्स,
जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने हैं, जितने लेने हैं उतने तो होने चाहिए। और मेमोरेंडम में किसी के पास भी एक ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जिसके पास मिनिमम यानी विच शैल नॉट बी लेस देन 1, कि जिसके पास एक भी शेयर ना हो, यानी एवरी मेंबर शुड हैव अ 1 शेयर। ठीक है, किसी के पास एक से कम शेयर यानी 0 शेयर नहीं होना चाहिए, एक शेयर तो हर किसी के पास होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, कैपिटल क्लॉज ये कहता है कि शेयर कैपिटल को डिवाइड करते हुए शेयर्स को ये ध्यान में रखना है कि अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो मिनिमम 1 शेयर हर एक के पास होना ज़रूरी है। और अगर ओपीसी है तो द नेम ऑफ द पर्सन नॉमिनी का होना भी बहुत ज़रूरी है इसी के अंदर, ताकि नॉमिनी का भी पता हो कौन है, और जो भी अगर डेथ हो जाएगी ओपीसी के अंदर किसी पर्सन जो सब्सक्राइबर है उसकी, तो वो नॉमिनी ही आके उस चीज़ को संभालेगा। ठीक है जी, तो दिस इज द कैपिटल क्लॉज। अब आता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का पार्ट ए क्या कहता है, देयर शैल बी अ फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार हुर जुरिस्डिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड, कि कहाँ पे असल में जहाँ पे भी रजिस्टर्ड ऑफिस बना है, बनने वाला है या सिचुएटेड है, या फिर कोई मेमोरेंडम का डॉक्यूमेंट, आर्टिकल का डॉक्यूमेंट है, उसे अच्छे से साइन करवा लेना है हर एक मेंबर से। और क्या करना है, टू द मेमोरेंडम इन सच ए मेमर, मतलब ध्यान से समझिएगा कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट हो गया, आर्टिकल डॉक्यूमेंट हो गया, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को वो कह रहे हैं हमें फाइल करवाना है रजिस्ट्रार के पास अंडर द रूल 13 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 के तहत। ये जो सब्सक्रिप्शन कैपिट क्लॉज है ये आपको ये बताता है कि कितने हद तक एक आपने चीज़ें जो है रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवानी है, सब्सक्राइब्स करवानी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉर्म्स एंड स्केड्यूल। फॉर्म्स कौन कौन से होने चाहिए, टेबल ए बी सी डी ई एफ के अंदर ये सारे फॉर्म्स वगैरह आपको बना के दिए गए हैं, उसकी जानकारी भी आपको जल्दी ही आगे आने वाले चैप्टर्स में मिल जाएगी। कौन कौन से टेबल्स होते हैं, ये 5 मेन टेबल्स होते हैं जो स्केड्यूल 1 के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, अब बात आती है लास्ट हमारे पास कि एनी प्रोविज़न इन द मेमोरेंडम या आर्टिकल के अंदर कुछ है इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है या फिर उसकी कोई शेयर कैपिटल ही नहीं है, शैल नॉट गिव एनी पर्सन अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अदरवाइज देन एज अ मेंबर। वो कह रहे हैं कोई भी प्रोविज़न अगर बना हुआ है जिसमें कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है या फिर अगर उसकी शेयर कैपिटल नहीं है, तो उस पर्सन को शैल नॉट गिव, उसे कोई राइट नहीं मिलेगा कि कंपनी के पार्टिसिपेट्स में जितने भी, मतलब कंपनी के बीच में जितने भी प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो उसमें एज अ मेंबर भी उसमें रोल ले पाए। जी नहीं, उसे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उसे कोई पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगी। और अगर वो ऐसा करता है तो ये गलत माना जाएगा और ये गलत होगा, जिसे हम कह सकते हैं कि मेमोरेंडम की कंडीशंस को ध्यान में नहीं रखा गया। दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, सो दीज आर द 10 पॉइंट्स जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 4 के तहत आपको ध्यान में रखने हैं। और ये लॉ की लैंग्वेज एज इट इज़ जितनी हो सके उतनी लिखाना, क्योंकि तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज अपनी लैंग्वेज आप लॉ की नहीं लिख सकते। जितनी हद तक आप लिख सकते हो उतना लिख लेना, लेकिन लॉ की लैंग्वेज ही लिखना। अपनी बनाई हुई लैंग्वेज आप गलत करके आ सकते हो, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बस आज की वीडियो में मेरा यही था मोटिव कि मेमोरेंडम के बारे में आपको ईजिली समझा दिया जाए, और नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बस आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।